मूवी स्टार्ट होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शॉन होता है। वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी बोर हो चुका था क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा सिंपल ज़िंदगी गुजार रहा था। वो स्कूल जाता था और घर वापस आ जाता था और यही उसकी ज़िंदगी थी। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो एंजॉय कर सके और वो इस बोरिंग ज़िंदगी से काफ़ी तंग आ चुका था। अक्सर वो स्कूल से छुट्टी करके घर में वीडियो गेम्स खेला करता जिसे वो काफ़ी इंजॉय करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इससे भी उकता गया। एक दिन वो इस सूरत हाल से तंग आकर खुदा से दुआ करता है। वो कहता है, खुदा ये ज़िंदगी कितनी बोर है, काश इंसान की ज़िंदगी ऐसी हो कि उसमें गेम जैसा ही मज़ा आए और हम इसे गेम की तरह एंजॉय कर सकें। अगले दिन जब शॉन क्लास में होता है तो अचानक इसका टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से डर्माडॉल निकल आता है जो कि एक ख़तरनाक किस्म का डॉल होता है। वो डॉल क्लास की हर एक स्टूडेंट को बेदर्दी से मारने लगता है जो अपनी जगह से हिलते हैं। ये देखकर शॉन को लगता है कि खुदा ने उसकी दुआ सुन ली है, लेकिन वो इस तरह की तबाही नहीं चाहता था। उसकी खुशी खौफ में बदल जाती है क्योंकि इसकी क्लास के बेगुनाह साथी बड़े बेरहमी से मारे जा रहे थे। डर्माडॉल एक गाना गाते हुए क्लास का एक राउंड मुकम्मल करता है और जब राउंड ख़त्म होता है जो भी तालिब इल्म अपनी जगह से हरकत करता है उसकी खून की रगें फट जाती हैं और वो दर्दनाक मौत मर जाता है। जल्द ही क्लास में सिर्फ खून ही खून नज़र आ रहा था। ये देखकर क्लास के बाकी तलबा घबरा जाते हैं और चीखने लगते हैं। डर्माडॉल एक एक करके उन्हें मारने लगता है। शॉन का एक दोस्त कहता है कि ये एक डेथ गेम है जिसे उन्हें जीतना होगा और उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि डर्माडॉल के पीछे एक बटन है और शायद उसे दबाने से वो सब बच सकते हैं। ये सुनकर क्लास का एक स्टूडेंट आगे बढ़ता है और बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन डर्माडॉल उसे गुस्से से देखता है जिससे उसकी खून की रगें फट जाती हैं और वो वहीं मर जाता है। फिर शॉन बताता है कि बटन के साथ एक टाइमर भी लगा हुआ है और उनके पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा है। अगर उन्होंने कुछ ना किया तो वो सब मर जाएंगे। ये सुनकर तलबा मजीद घबरा जाते हैं और अपनी जगहों से हरकत कर लेते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर डर्माडॉल उन्हें एक एक करके मार देता है। आखिर में सिर्फ शॉन और इसका दोस्त जिंदा बचते हैं। शॉन का दोस्त कहता है कि उनके पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं और वो शॉन से कहता है कि वो इसके ऊपर पैर रखकर बटन को दबा दे। शॉन को बहुत घबराहट होती है, लेकिन वक्त कम होने की वजह से वो दोस्त की बात मान लेता है। शॉन बटन दबाकर डर्माडॉल को गिरा देता है। डॉल को गिराकर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अपने गेम को विन कर लिया है, लेकिन वो डॉल शॉन के फ्रेंड को मार डालता है और वो शॉन को बताता है कि तुमने इस बटन को प्रेस किया है और मैं तुम्हारे अलावा सबको मार डालूंगा। लेकिन शॉन इससे खुश नहीं होता क्योंकि इसके क्लास फेलोज बिला वजह मारे गए थे। तभी शॉन को इसकी फ्रेंड इचिका वहाँ पर मिल जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि पूरे स्कूल में ये गेम चल रही थी और इचिका भी शॉन की तरह अपनी क्लास की विनर है क्योंकि इसने भी इस डॉल का बटन प्रेस कर दिया था। शॉन इससे कहता है कि आखिर लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो पुलिस को कॉल करने का कहता है, लेकिन मसला ये होता है कि वहाँ सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। तब वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब दरवाजे भी लॉक होते हैं। फिर वो किसी तरह स्कूल के प्लेइंग एरिया तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर और भी स्टूडेंट होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स ने माउस का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि फ्लोर के ऊपर लिखा हुआ था विन द कैट्स बेल और तभी ज़मीन हिलने लगती है और एक बहुत बड़ी कैट उनके सामने आ जाती है। वो एक रोबोटिक कैट थी जो सबको आहिस्ता आहिस्ता खाने लगती है। सब स्टूडेंट खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और इसी दौरान शॉन को वहाँ पर एक बॉल मिल जाती है। वो देखता है कि कैट के ऊपर एक बास्केटबॉल रिंग भी लगा हुआ था और शायद वो बॉल को रिंग में डालकर बच सकते हैं। तभी उनमें सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर इस बॉल को बास्केट करने लगता है। वो लोग इस गेम को विन करने ही वाले होते हैं। तभी वो कैट इस बॉल को बास्केट होने से रोक देती है। वो अपने हाथों से इस बॉल को इस लड़के समेत उठाकर फेंक देती है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सब बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं कि वो इस गेम को नहीं जीत सकेंगे। इचिका गिर जाती है और वो कैट उसे खाने लगती है। तभी बिल्कुल ठीक वक्त पर शॉन उस कैट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है क्योंकि शॉन ने भी माउस वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था और वो कैट माउस कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट को ज़्यादा पकड़ रही थी। तभी शॉन को ये पता चलता है
कि माउस का कॉस्ट्यूम वाले बच्चों से वो कैट बातें भी कर रही थी। कैट उन्हें बताती है कि इसकी बैक पर खारिश हो रही है और वो इसके बैक पर स्क्रैच करें तो उसे अच्छा लगेगा और वो उन्हें कुछ नहीं करेगी। फिर वो सब मिलकर उसकी बैक पर स्क्रैच करते हैं। फिर वो कैट नींद में चली जाती है और सो जाती है। शॉन कहता है कि अब मौका बिल्कुल ठीक है और मैं इस बॉल को बास्केट करके इस गेम को विन कर लेता हूँ। लेकिन बाकियों को इस बात का डर था कि कहीं डर्माडॉल की तरह सिर्फ बास्केट करने वाला ही जिंदा बचेगा और सब मारे जाएंगे, जिसकी वजह से उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान इस कैट की आंख खुल जाती है और फिर वो उन सब पर अटैक कर देती है। लेकिन शॉन और रिचिका कैट को कंफ्यूज करने के लिए इसकी तरफ 2 बॉल्स फेंकते हैं। उनमें से एक बॉल होती है और दूसरी एक सिंपल बास्केटबॉल, ताकि वो कैट इस बैल को ना रोक पाए और वो जीत जाए। वो इस गेम को जीतने के बहुत करीब होते हैं, लेकिन शॉन का निशाना गलत हो जाता है और बैल बास्केट नहीं हो पाती। लेकिन अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड ही रह गए थे। तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का वहां आता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर वो इस बैल को बास्केट कर देता है, जिससे वो लोग इस राउंड को विन कर लेते हैं। इस लड़के का नाम अमाया होता है। ये देखकर रिचिका बहुत खुश होने लगती है, लेकिन वो शॉन से कहती है कि अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि इस गेम का सर्वाइवर कौन है। तब वो कैट कहती है कि तुम तीनों, यानी शॉन, इचिका और वही लड़का अमाया, ये गेम के सर्वाइवर हैं और बाकी सब मारे जाते हैं। अमाया शॉन को बताता है कि ये एक ऐसी गेम है जिसके पीछे गॉड है और इसमें सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो ताकतवर हों, और वो ताकत हम दोनों में मौजूद है। तब इचिका उससे कहती है कि शॉन तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट और पावरफुल है और दिल का तुमसे ज़्यादा अच्छा है। ये सुनकर अमाया को गुस्सा आता है। तभी कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें पूरी कंट्री का हाल दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। लोग काफ़ी परेशान होते हैं इस सूरत हाल की वजह से जो चल रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब विनर्स को एक फ्लाइंग क्यूब में कहीं पर ले जाया जा रहा है। अक्सर लोग इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बैगर होता है और वो एक ख़राब रेडियो को छूता है, जिससे वो रेडियो फ़ौरन सही हो जाता है। यहाँ पर इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं ना कहीं इस गेम से जुड़ा हुआ है। शॉन जब क्यूब में आंखें खोलता है तो इसके सामने एक लड़की होती है जिसका नाम ताकुमी होता है और वो इसकी बचपन की दोस्त थी। वहाँ पर उन दोनों के अलावा दूसरे स्कूल के सर्वाइवर्स भी थे और वहीं पर एक लड़का काफ़ी ज़्यादा ज़हीन होता है। तभी उनके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि इसको ढूंढो, तभी तुम लोग यहाँ से बाहर जा पाओगे। तभी वहाँ पर 4 कुकेशी डॉल्स आ जाती हैं। उन्हें बताती हैं कि यहाँ से वही बाहर जा सकेंगे जो इस गेम को जीतेंगे, और वो उन्हें गेम्स के रूल बताती हैं। उन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठना था और वो चारों गाना गाते हुए उनके चारों तरफ घूमेंगी। जैसे ही गाना खत्म होगा उन्हें अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा। अगर उन्होंने नाम गलत बताया तो उनकी मौत हो जाएगी। सबसे पहले वो इस ज़हीन लड़के को मुंतखब करती हैं, लेकिन वो गलत डॉल का नाम ले लेता है और वो इसे मार डालती है। इसके बाद एक लड़की की बारी आती है और वक्त के अंदर वो भी सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और वो इसे भी मार डालती है। अब वहाँ पर सिर्फ शॉन और ताकुमी ही बचते हैं। डॉल अब शॉन को मुंतखब करती है और वो शॉन के दरमियान में बिठाकर इसके चारों तरफ घूमने लगती है। गाना खत्म होने पर इस डॉल का नाम पूछा जाता है। शॉन कुछ भी नहीं बोलता और आवाज़ आती है कि टाइम अप। तब पीछे वाली डॉल कहती है तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने वक्त के अंदर जवाब नहीं दिया। जब शॉन इस डॉल की आवाज़ सुनता है तो फौरन इसका नाम ले देता है, जिस पर वो चारों हंसने लगती हैं और कहती हैं कि अब बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है। तभी शॉन उन्हें बताता है कि टाइम अप की आवाज़ इसके मोबाइल फ़ोन से आ रही थी, यानी पहले जो 2 लोगों के साथ गेम खेली गई थी तब इसने उन आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ पर वो उन्हें बेवकूफ़ बना रहा था और वो कहता है कि इसके पास अभी भी वक्त है। वो सही डॉल का नाम बताकर उन्हें हरा देता है और गेम को जीतते ही वो चारों डॉल धमाके से फट जाती हैं। कीज लेकर शॉन और ताकुमी बाहर आ जाते हैं। बाहर उन्हें एक लड़का और मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और इसके पीछे एक अजीबोगरीब काफ़ी बड़ी डॉल आ रही थी।
वो लड़का उन्हें बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे वो डॉल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और इतनी ही देर में वहां पर इचिका भी आ जाती है। वो एक दूसरे कमरे में जाते हैं जहां पर उन्हें दो और लड़के मिलते हैं। वो लड़के शॉन को बताते हैं कि इस गेट को खोलने के लिए उन्हें कुल 7 चाबियां चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबियां हैं। इतनी ही देर में 3 और चाबियां लेकर अमाया भी वहां पर पहुंच जाता है। वो डॉल से बचते हुए एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़कर वहां तक आया था। अंदर आते ही वो उसे जान से मार डालता है। वो सारी चाबियां लगाते हैं। तब एक आवाज़ आती है कि वो अपने कपड़े बदल लें, और कपड़े बदलते ही वो एक और गेम के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें पूरे शहर का हाल दिखाया जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस क्यूब में जो भी हो रहा था वो पूरे शहर में लाइव चल रहा था। यानी पूरा शहर इस क्यूब के अंदर होने वाली गेम्स को लाइव देख रहा था। फिर वो 7 लोग मिलकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तब उनके सामने काफ़ी बड़ा बेयर आ जाता है। वो उनसे कहता है कि इस गेम को जीतने के लिए उन्हें कुछ सवालात के जवाब देने होंगे, और जो भी सवालात के जवाब गलत देगा वो मारा जाएगा। उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि आपका पसंदीदा फ्रूट कौन सा है, जिस पर सब अपना फेवरेट फूड बताते हैं। और वो बेयर कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और काफ़ी सोचने पर उन्हें पता चलता है कि वो लड़का वही है जिसके पीछे वो भयानक डॉल आ रही थी। लेकिन वो लड़का इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि उसने सच बोला है। लेकिन वो बेयर उसे जान से मार डालता है। फिर उनसे दूसरा सवाल किया जाता है कि तुम में से कौन कौन शॉन को लाइक करता है। तब उनमें से इचिका, अमाया और ताकुमी हाँ बोलते हैं, क्योंकि वो शॉन को जानते थे। लेकिन वो 2 लड़के जो किसी और स्कूल से आए थे वो ना बोलते हैं, क्योंकि वो शॉन को जानते ही नहीं थे। और वो बेयर फिर से वही बात करता है कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। तब शॉन इस बेयर को कहता है कि ये दोनों सवाल इतने आसान थे, तो फिर कोई कैसे इनका जवाब गलत दे सकता है। तब वो बेयर उससे कहता है कि तुम में से कोई एक तो ऐसा है जो हमारा पार्टनर है, और वो तुम सबको हराकर झूठ बोल रहा है, और तुम उसे ढूंढ लो इससे पहले कि मैं तुम सबको मार दूं। और फिर उनका शक ताकुमी पर आता है, क्योंकि वो शॉन के स्कूल की नहीं थी। तब शॉन उन्हें बताता है कि वो इसकी बचपन की फ्रेंड है, लेकिन वो लोग इसकी बात का यकीन नहीं करते। और वक्त भी ख़त्म हो रहा था, तो वो ताकुमी का नाम ले देते हैं। लेकिन ताकुमी अपनी सफाई में बार बार शॉन को कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता, और वो बेयर एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसे मार डालता है। तब वो सब देखते हैं कि ताकुमी के जिस्म से असली खून आ रहा था, और अगर वो इस बेयर की साथी होती तो वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट होते। ये देखकर शॉन को फौरन समझ आ जाती है कि झूठ कौन बोल रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर एक इंसान है जो झूठ बोल रहा है। वो बेयर को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि वो झूठा इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम झूठे हो, और तुम हमारी आपस में ही गलत फहमियाँ पैदा करना चाहते हो ताकि हम एक दूसरे को मार डालें। और ये हकीकत है कि तुम ही झूठे हो। और ये सुनते ही वो वाइट बेयर ब्लैक हो जाता है, यानी वो इस गेम को भी जीत लेते हैं। लेकिन शॉन को इस बात का अफसोस होता है कि 2 मासूम लोग इस गेम में मारे गए हैं, और इसे अपनी फ्रेंड को खो देने का बहुत दुख था। फिर वो 5 सर्वाइवर्स अपने आखिरी और लास्ट गेम में चले जाते हैं। वहाँ पर उनके पास डॉल्स आती हैं। वो उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहती हैं कि वेल डन, तुम इस स्टेज तक आए हो। वो बताती हैं कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा, बल्कि ये उनकी आपस की ही गेम है। और वो उन्हें गेम के रूल्स बताती हैं कि उन 5 में से एक डेमन बनेगा, और बाकी 4 कहीं जाकर छुप जाएंगे। और अगर डेमन उन 4 को ढूंढ लेगा और इन 3 को किक कर देगा तो वो इस गेम का विनर बन जाएगा, और सिर्फ वो बच जाएंगे और बाकी 4 मर जाएंगे। और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसे डेमन ने नहीं पकड़ा तो वो आकर इन 3 डेमन से पहले किक कर देता है, तो बाकी सारे बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा जिसने इन 3 को किक किया है। यानी यहाँ पर इसे दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करना होगी। फिर स्टिक्स की मदद से डेमन चूज किया जाता है, और डेमन बनता है अमाया। और वो डॉल इस गेम को स्टार्ट कर देती है, और अमाया स्टिक को अपनी पोजीशन पर रखकर उन 4 को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और वो 4 लोग छुप जाते हैं।
उनमें से अमाया 2 लोगों को इजी पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उन्हें काफी मारकर जेल में बंद कर देता है। और इचिका और शॉन भी एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहां पर भी आ जाता है। तब इचिका शॉन को सेव करने के लिए खुद इसके सामने आ जाती है और अमाया इसे भी पकड़ लेता है। तब अमाया शॉन को कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अच्छा होगा कि तुम बाहर ना आओ, बल्कि छुपे ही रहो। लेकिन शॉन काफ़ी कंफ्यूज होता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि या तो इस 3 को किक करके खुद की कुर्बानी दे दे और बाकी सबकी जान बच जाए, या वो खुद को सेव करके बाकियों को मरने दे। तब इचिका उसे कहती है कि शॉन, मैं जानती हूँ कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वो इससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि तुम प्लीज़ बाहर मत आना। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी बात माने बगैर एक हैवी आर्मर पहनकर वो बाहर आ जाता है। तब अमाया उससे कहता है कि क्या तुम मुझे इस आर्मर से हरा सकोगे? मैंने सिर्फ तुम्हारा हेलमेट रिमूव करना है और तुम्हारा नाम लेने की देर है और मैं विनर बन जाऊंगा और तुम हार जाओगे। और अमाया करता भी ऐसा ही है। वो आसानी से शॉन का हेलमेट रिमूव करने में कामयाब हो जाता है। तब शॉन उसे बताता है कि आर्मर पहनकर आने का मकसद मुझे अमाया को हराना नहीं है, बल्कि इसे रोकना है। और वो इस आर्मर समेत पानी में कूद जाता है। अब क्योंकि शॉन का चेन अमाया से बंधा हुआ था, इसलिए वो भी घसीटता हुआ जाता है। लेकिन शॉन बड़ी समझदारी से आर्मर से बाहर आ जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। अमाया जो कि चेन से बंधा हुआ था, लेकिन अमाया अपनी पूरी ताकत लगाकर इस चेन को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वो गेम को विन कर लेता है। लेकिन इस बात से वो काफ़ी अपसेट थे, क्योंकि अब शॉन ने मरना था, लेकिन वो 3 ब्लास्ट नहीं होते और शॉन की जान बच जाती है। तब वो डॉल्स आकर बताती है कि 3 ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी। वो सिर्फ इस इंसान को जज करना चाह रही थी जिसका दिल सच्चा हो, जो दूसरे के बारे में सोचे और सेल्फिश ना हो। और वो सब इस गेम के विनर हैं। फिर देखा जाता है कि पूरे शहर में सेलिब्रेट हो रही थी और वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती हैं। वो उन्हें कहती हैं कि जीतने की खुशी में वो सेलिब्रेशन के बाद अपनी लाइफ में जाकर एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो सिर्फ एक गेम थी। सब लोग विनर होकर काफ़ी खुश थे। तभी वो आइसक्रीम खाते हैं तो नोटिस करते हैं कि उनके आइसक्रीम स्टिक्स पर लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है। और तब उन्हें पता चलता है कि शॉन और अमाया हैं जिन्होंने इस गेम को विन किया है। तब वो डॉल्स उन्हें बताती हैं कि इस गेम को सिर्फ उन्होंने ही सरवाइव करना था, जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, जो कि शॉन और अमाया के पास ही थी। और वो बाकी तीनों मारे जाते हैं, जिनमें चिका भी होती है। और वो आखिरी गेम को नाम देते हैं गेम ऑफ लक, जिसे सिर्फ उन दोनों ने ही विन किया है। इस पर अमाया काफ़ी खुश होता है, लेकिन शॉन नहीं होता। फिर उन दोनों को क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें हीरोज कह रहे थे, क्योंकि सारे बच्चों में से सिर्फ वो दोनों ही विनर्स थे। शॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो इन सबसे खुश नहीं होता। और वो कहता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि गॉड ने इससे उनका सब कुछ छीन लिया है। इसकी फ्रेंड छीन लिए हैं, इसके स्कूल के बच्चे मर गए हैं। और डॉल्स उसे कहती है, नहीं शॉन, इस स्टेटमेंट में तुम गलत हो। गॉड होता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है, और वो ये होता है कि वही जो मेल्सन पर्सन जिसने ख़राब रेडियो को ठीक किया था, असल में ये सारा किया धरा उसी का था। सारी गेम उसी ने ही कंडक्ट की थी। और शॉन काफ़ी गुस्से में उसको देखता रहता है। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। मूवी की स्टार्ट चीन के पहाड़ी रास्तों पर होती है, जहाँ एक औरत गाड़ी खराब होने की वजह से लिफ्ट मांग रही होती है। एक ड्राइवर उसे लिफ्ट की ऑफर करता है, लेकिन औरत उसे ज़्यादा फ्रेंडली महसूस करती है और उसके हुलिये से भी वो कुछ खतरनाक दिख रहा था, तो लड़की उसे उसी वजह से इनकार कर देती है। थोड़ी देर बाद एक डिसेंट नजर आने वाला शख्स आता है और औरत उसकी गाड़ी में बैठने पर एग्री हो जाती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि ये शख्स दरअसल एक साइकोपैथ किलर है। गाड़ी के अंदर मिलने वाली चीज़ों से ये बात साबित होती है। इससे पहले कि वो लड़की कुछ कर पाती, वो आदमी इस लड़की के ऊपर वार करके उसे जान से मार देता है और फिल्म स्टार्ट होती है। कुछ दिन बाद का मंजर दिखाया जाता है। कहानी एक बस पर शिफ्ट होती है, जिसमें कुछ मुसाफिर सवार हैं, जिनमें वोंग, एक इंश्योरेंस एजेंट और एक ड्राइवर टोनी शामिल हैं।
वोंग टोनी को बताता है कि कुछ दिन पहले इसी रास्ते पर एक औरत लापता हुई थी। वोंग उसी लड़की के बारे में बता रहा था जिसके बारे में हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इसी दौरान रेडियो पर एक खबर सुनाई देती है कि करीबी चौराहे पर एक खतरनाक हादसा पेश आया है जिसकी वजह से तमाम रास्ते आर्जी तौर पर बंद हैं। ये सुनकर एक पैसेंजर शिकायत करता है कि उसे दफ्तर पहुंचना है। टोनी एक शॉर्टकट लेता है और बस को कच्चे रास्ते पर ले जाता है। अब ये लोग एक सुरंग से गुजरने वाले थे, लेकिन सुरंग के अंदर उन्हें एक खौफनाक शख्स नजर आता है जो बस रोकने पर मजबूर करता है। तमाम पैसेंजर खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ बस में सवार होना चाहता था। ली जो अखबार पढ़ रहा होता है, उसको एहसास होता है कि ये शख्स जेल से भागा हुआ मुजरिम है और वो एहतियात के तौर पर चाकू तैयार कर लेता है। बस में 2 औरतें, सारा और जिंग, और 2 जुड़वा बहन भाई पाक और फांग भी मौजूद हैं। अजीब बात यह थी कि 30 मिनट गुजरने के बाद भी बस सुरंग से बाहर नहीं निकल पाती। हालांकि आम तौर पर यह रास्ता 10 मिनट में तय हो जाता है। टोनी को शक होने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। तमाम पैसेंजर कहते हैं कि बस को वापस मोड़ा जाए। बस को वापस मोड़ लिया जाता है, लेकिन घंटों गुजरने के बाद भी वो सुरंग से बाहर नहीं निकल पाते। तेज रफ्तारी से ड्राइव करने के बावजूद बस हमेशा एक ही जगह पर वापस आ जाती है। आखिरकार टोनी बस रोक देता है और पैसेंजर इर्द गिर्द का जायजा लेते हैं। जब सब परेशान हो जाते हैं तो ली सूरत हाल संभालता है और सबको शांत रहने को कहता है। वो कुछ घंटों के लिए पैदल मदद लेने निकलता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। फिर वो एक नया मंसूबा बनाता है। एक लंबी रस्सी का इस्तेमाल करते हुए वो और एक शख्स जय एक डायरेक्शन में जाते हैं, जबकि रस्सी का दूसरा सिरा वोंग थामे रहता है। अचानक सुरंग में धुंध छा जाती है और पैसेंजर 2 साए को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, लेकिन सबको बहुत हैरत हुई जब उन्होंने देखा कि वो 2 शक्लें दरअसल ली और जय की हैं। ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि ये दोनों वापस वहीं आ गए थे जहां से चले थे। हालांकि वो दूर तक जा चुके थे। इस पर अब चियान ने रस्सी के दूसरे सिरे को खींचा तो अचानक एक जोरदार झटका लगा। अब ड्राइवर तमाम पैसेंजर को समझ आ गया कि वो एक ऐसे शैतानी चक्कर में फंस चुके हैं जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। अब उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मिलकर इस मुश्किल का मुकाबला करें। सबने फैसला किया कि खाने को बराबर तकसीम किया जाएगा और मिलकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। तमाम जेंट्स ने सुरंग को मजीद तलाश करने का फैसला किया, जबकि औरतें और जुड़वा बच्चे बस में ही सेफ रहने के लिए रुक गए। लेकिन अफसोस कि ये मंसूबा भी नाकाम हो गया। जब चंद मिनट बाद ही पूरी बस पर अचानक धूल छा गई। जिंग ने सबको जगा दिया और उसी वक्त जेंट्स को भी एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। वो फौरन वापस आए ताकि औरतों और बच्चों का हाल जान सकें। टोनी जब खाने के स्टॉक को चेक करने गया तो उसे ये देखकर हैरानगी हुई। तमाम खाना चंद घंटों में ही सड़ चुका था, जिससे ये पता चल गया कि ये सुरंग ना सिर्फ खत्म होने वाली है बल्कि यहाँ वक्त भी बहुत तेजी से गुजर रहा था। आम दुनिया का 1 घंटा यहाँ 1 हफ्ते के बराबर महसूस होता था। जब वो सब बस में वापस आए तो अचानक उन्हें सुरंग का एक लंबा नक्शा नजर आया, जैसे कोई जानबूझकर वहां रखकर चला गया हो। ली ने उस नक्शे का भरपूर जायजा लेना शुरू किया, लेकिन अचानक सुरंग की लाइटें धीमी पड़ने लगी और ली गायब हो गया। इस पुरस्कार स्टेशन में उन्हें जमीन पर खून के निशानात नजर आए जो उन्हें एक दीवार तक ले गए। जब उन्होंने इस दीवार को तोड़ा तो एक अजीब कमरा सामने आया जिसकी दीवारों पर जेल से भागे हुए मुजरिमों की तस्वीरें, हाथों के खाके और सुरंग के मुख्तलिफ हिस्सों का नक्शा लगा हुआ था। जय ने फौरन नतीजा निकाला कि हमें बचने के लिए इन तमाम सुरंगों से गुजरना होगा। ये सीक्रेट कमरा शायद हमें दूसरी सुरंग तक ले जाने वाला रास्ता हो सकता है। इसके बाद जब उन्होंने दीवार पर लटके हुए कैलेंडर को फाड़ा तो एक लकड़ी का दरवाजा नजर आया। जब वो इस कमरे में दाखिल हुए तो एक टीवी नजर आया जिस पर एक औरत को एक छोटी सी गार में फंसा हुआ दिखाया जा रहा था। जब वो दूसरी सुरंग में दाखिल हुए तो उन्हें अपनी ही बस दोबारा नजर आई, लेकिन अब इस पर खारदार तारों का जाल चढ़ा हुआ था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अब की बार बस के अंदर उन्हें खाने से भरा हुआ एक बॉक्स मिला जिसका कोई मालूम नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। लेकिन ये अचानक इस तरह खाना वहां पर आ जाना उनके दरमियान लड़ाई की वजह बना। जब टोनी को बस की एक सीट के नीचे एक पिस्तौल मिला, लालच में आकर उसने बाकी मुसाफिरों को डराना शुरू कर दिया और तमाम खाने पर अपना हक जताने लगा। वक्त की तेज रफ्तार और शदीद भूख ने आहिस्ता आहिस्ता उन सबको वहशी बना दिया था। क्या वो कभी शैतानी सुरंग के चक्कर से निकल पाएंगे या फिर हमेशा के लिए इसमें फंसकर रह जाएंगे? इसकी एक मिसाल सारा थी जो मजीद बर्दाश्त ना कर सकी और फौरन टोनी के पास गई ताकि इसके साथ सौदेबाजी कर सके। सारा ने इस शर्त पर
टोनी को अपने साथ कुछ भी करने की इजाजत दे दी कि इसके बदले में इसे एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स का मिल जाएगा। इस मौके पर वॉन्ग को एहसास हुआ कि टोनी मसरूफ है, तो वो चुपके से बस में घुसता है ताकि कुछ अपने लिए ले सके। लेकिन अफसोस टोनी को इस बात का पता चल गया और उसने वॉन्ग को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से वॉन्ग बच गया और उसी वक्त किसी ने टोनी की पीठ में किसी ने छुरा घोंप दिया। चंद सेकंड में ही टोनी तड़पकर मर गया, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि उसको छुरा मारा किसने था। वॉन्ग को इस सब से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इतना बेहिस हो चुका था कि जब वो अपना खाना ले रहा था तो इसकी नज़र बस के नीचे एक सुरंग पर पड़ी। जब उसने उसे चेक किया तो पता चला कि ये सुरंग भी एक सीक्रेट कमरे की तरफ जाती है। इस कमरे में कुछ अजीब तस्वीरें, जिसके बिखरे हुए टुकड़े और एक टीवी था जिस पर वही औरत दिखाई दे रही थी जो अब डूब रही थी। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया और इसी कैलेंडर को फाड़कर तीसरी सुरंग में पहुंच गए। लेकिन हैरतअंगेज तौर पर ये सुरंग पहले से कहीं ज्यादा गहरी और अंधेरे से डूबी हुई थी और फिर से उनकी बस वहीं मौजूद थी, लेकिन इस बार इस पर चूहों और सांपों का कब्जा था। मायूस होकर वॉन्ग गला सड़ा नूडल्स खाने पर मजबूर हो गया, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पागल हो गया और तमाम खाने अपने लिए मांगने लगा। खतरनाक बात ये थी कि वॉन्ग ने अब यह नतीजा निकाला कि सीक्रेट रास्ता सिर्फ इस वक्त खुलेगा अगर हर सुरंग में एक शख्स को मारा जाए। इसीलिए वो जियान को गोली से शूट कर देता है, लेकिन खुशकिस्मती से गोली उसके कंधे को छूती हुई गुजरी और वो जख्मी होने के बावजूद बच गया। जियान को मारने में नाकाम होने के बाद वॉन्ग जुड़वा बच्चों को इस कमरे में ले गया। इसने पार्क को मुसलसल मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फोंग ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसने फोंग को शूट कर दिया और फोंग को कई गोलियां लगी और वो उसी वक्त मर गई। इस पर भी वॉन्ग का गुस्सा कम ना हुआ और उसने सारा का गला घोटना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार किसी ने पीछे से हमला करके इसे भी मार दिया था और किसी को भी पता नहीं चला कि वो कैसे मरा। अब सिर्फ 3 अफराद जिंदा बचे थे, चैन, जिंग और पार्क। आखिर में पूरा राज खुल जाता है। मूवी के स्टार्ट में रेडियो पर जो हादसा बताया गया था वो दरअसल एक सीरियल किलर की गिरफ्तारी थी जो भागने की कोशिश कर रहा था। ये सीरियल किलर जो सुरंग के इंजीनियर का हेड था, अपनी मौत के बाद अपने इंतकाम की वजह से एक नफसियाती सुरंग बना गया था। इसकी बेचैन रूह ने एक ऐसी सुरंग की बुनियाद कर दी थी जो कभी खत्म ना हो, जहां हर शख्स पागल होकर एक दूसरे को मारने लगे, और यही हुआ भी था। जिंग का बच्चा वक्त की तेजी से गुजरने की वजह से मर गया, जिसकी वजह से जिंग ने अपना आपा खो दिया और बगैर किसी वजह के जियान को छुरा घोंप दिया। अब सिर्फ जिंग और पार्क ही सुरंग में फंसकर रह गए थे, जो या तो भूख से मरने वाले थे या एक दूसरे को मार डालेंगे। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिल सकें।